साथियों, आज एक बड़ा ही एक नए तरह का दिन है, इसको ऐतिहासिक भी कहा जा सकता है। तो आज हम लोग सब लोग इकट्ठे हुए हैं। शायद ये हम लोग इकलौते ऐसे लोग होंगे कि अधिकांश लोग अभी टीवी से चिपके होंगे, अपने घर में हैं। हम लोग एकजुट होके शायद ये पहला विमर्श, नागरिक विमर्श बिहार का पोस्ट एनडीए के टूट के अलायंस के बाद ये पहला नागरिक विमर्श, इसमें शहर के महत्वपूर्ण इंटेलेक्चुअल्स, एक्टिविस्ट और 2-3 महत्वपूर्ण घोषणाएं अभी अनौपचारिक स्तर पर हम लोग सुन चुके हैं। वो आगे आने वाले दिनों के तूफानी संकेत की तरफ इशारा कर रहे हैं। मैं, जैसा कि श्रीकांत भैया ने बताया, कि आज सब लोग अपने अपने उद्गार व्यक्त करेंगे। वो एक विश्लेषण की शक्ल में होगा। वो विश्लेषण 3 पहलुओं पर, पहला कि इस टूट के क्या मायने हैं, इसका बिहार के स्तर पर क्या फ़र्क पड़ सकता है और देश के स्तर पर क्या फ़र्क पड़ सकता है, और जो नागरिक समाज है उसको इसको किस रूप में देखना चाहिए। इस 3 पहलुओं पर हम चाहेंगे कि बातचीत। सबसे पहले हम सबों के वरिष्ठ शेखर दा जो यहाँ मौजूद हैं और अपने आज 16 जून 2013 गहरे ऐतिहासिक होगा। सब कुछ नोट किया जा रहा है, डॉक्यूमेंट हो रहा है। तो गालिब चाह सबों का स्वागत करते हुए शेखर दास से आग्रह करते हैं। इतिहास में 63 से लेकर के 67 के बीच का काल, 73 से लेकर के 77 के बीच का काल और 87 से लेकर के 93 के बीच का काल बहुत भयानक काल, उथल पुथल वाला काल है। इस काल में समाजवादियों ने जो भूल गलती की, जिसके कारण देश के विकास को पटरी से उतार दिया गया और देश की राजनीति को राजनीति विहीन कर दिया गया और पछता का नंगा नाच इस देश में जो होते रहा, उस भूल को ठीक करने की कोशिश नीतीश कुमार ने आज की है। इसलिए मुझे लगता है कि नीतीश कुमार भारतीय राजनीति को फिर से नए सिरे से पटरी पर लाने का एक महान काम किया। इसके लिए वो साधुवाद का पात्र है। नीतीश कुमार बिहार की एक रीजनल राजनीति के नेता हैं, लेकिन बिहार की राजनीति राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करती है। यहाँ आकर के सांप्रदायवाद जिस चरम की ओर जा रहा है, उस सांप्रदायवाद को हाशिए पर ठेलने की राजनीति का बीजारोपण आज उग्र हिंदुत्ववाद से किनारा करके ये नीतीश कुमार ने एक बड़ा हौसला का काम किया है कि क्षति हो तो हो, हमारी सरकार जाए तो जाए। यह जो मादा है, यह मादा सलाम करने लायक है। बिहार की राजनीति में क्या होगा? चुनाव के बाद एक नए ध्रुवीकरण की, एक नए मोर्चे की परिस्थिति पैदा इस देश में होगी, क्योंकि 150 से फाजिल की स्थिति में उग्र हिंदुत्ववाद नहीं जाने वाला है। राष्ट्रीय सार्वभौमिकता संपन्न एक व्यक्तित्व वाला अटल बिहारी वाजपेयी जैसा नेतृत्व के बावजूद जिस मुकाम तक एनडीए की राजनीति पहुंची थी, उससे नीचे ही रहेगी। बहुत पहुंचेगी, उससे नीचे रहेगी। वहां आकर के एक नए सिरे से जब ध्रुवीकरण की परिस्थिति बनेगी, तो उग्र हिंदुत्ववाद जो आज सिर पर चढ़ कर के नाचता है हर किसी के सामने, वह घुटना टेकेगा। अगले चुनाव में घुटना टेकेगा, तय है सरकार बनाते वक्त। और उस घुटना टेकने की स्थिति में जो राजनीति आएगी, उस राजनीति का बीजारोपण क्षति उठाने की स्थिति में भी जो नीतीश कुमार ने आज किया है, वह भारतीय राजनीति को पटरी पर नए सिरे से लाने की कोशिश की है। और नई शक्तियां उस खाली जगह को जो भरने के लिए आएंगी, वह नई शक्तियां एक नए संशय का निर्माण करेगी। अभी मुझे एक फ़ोन आया, पुराने समाजवादी आंदोलन के एक बड़े कार्यकर्ता और राजनीतिक समझ वाले पत्रकार बजरंग बाबू का फ़ोन आया। उन्होंने कहा कि आपने 4 दिन पहले जो कहा था वो तो सच हुआ। और वो खुद उस आंदोलन के, बजरंग बाबू उस आंदोलन के, अख्तर हुसैन उस आंदोलन के, हम लोग तो कम्युनिस्ट आंदोलन के लोग, क्रांतिकारी आंदोलन के लोग रहे, लेकिन हम लोग कोई बाइसनेस लेकर के
चीज़ों का विश्लेषण नहीं करते हैं। हम जो देख रहे हैं कि आगे आने वाला जो राजनीतिक उथल पुथल वाला दौर जो आने वाला है, आप कल्पना कीजिए कि हो सकता है 6 महीना के बाद नीतीश कुमार बंदोपाध्याय कमीशन को लागू करें। हो सकता है कि भूमि सुधार जो लंबे दिनों से वंचित पड़ा हुआ है, हाशिए पर पड़ा हुआ है, एक नए सिरे से भूमि सुधार का आंदोलन हो। कम्युनिस्ट जो अलगाव की स्थिति में आज तक के प्रगतिशील शक्तियाँ अलगाव की स्थिति में नीतीश से हैं, वो इनके साथ आने के लिए मजबूर हो जाएंगे। और लालू के सामने परिस्थिति ये हो गई है कि उनके लिए पुत्र मोह से निकलना पड़ेगा, साला मोह से निकलना पड़ेगा, पत्नी मोह से निकलना पड़ेगा, क्योंकि राजनीतिक समझ जो उनकी है वही राजनीतिक समझ नीतीश की है। आधार भी दोनों का एक है, तो फिर दूरी क्यों, एक क्यों नहीं हो रहे हैं? यह परिस्थिति आएगी क्योंकि कार्यकर्ता इनसे पूछेगा, नहीं तो लालू की जमात में भगदड़ मचेगी। ऐसा माना जा रहा था कि पिछले 15 वर्षों से बिहार में जो लालू का जो राज था, काफ़ी उथल पुथल हंगामा, नीतीश और बीजेपी की इस कॉम्बिनेशन ने एक स्थायित्व प्रदान किया है, गवर्नेंस पटरी पर लौटा है। क्या बीजेपी का टूटना, उस गवर्नेंस जो पटरी पर था, बिहार फिर से एक राजनीतिक रूप से अस्थिर दौर में जाएगा, गवर्नेंस प्रभावित होगा, सब कुछ चीज़ें गड़बड़ होंगी, सामाजिक समीकरण बिगड़ेगा? क्या ये एक इस तरीके से सोची जा रही है कि एक स्थायित्व की तरफ बिहार बढ़ रहा था, वो बहुत अपनी मंजिल से पहुंचने से पहले ही वो ब्रेक हो गया? क्या ऐसी परिस्थिति भी आ सकती है? जहाँ तक बिहार के संदर्भ में समझना पड़ेगा, और एक बिहार पूरे हिंदुस्तान के समाजवादी आंदोलन का केंद्र रहा, चाहे वो लेफ्टिस्ट मूवमेंट हो या समाजवादी आंदोलन, इसको समझना पड़ेगा। उस परिस्थिति को जब आप देखेंगे, उस सारी चीज़ों को देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि पिछले जो 7 साल में गड़बड़ हुआ वो भयंकर हुआ। जहाँ तक 67 में जो मिनिमम लोहिया ने जो नारा दिया था, वो 2 कारण था। एक तो था कि मानसिकता में, जो लोगों की मानसिकता में थी कि कांग्रेस को कोई नहीं हरा सकता, तो उन्होंने जो आर्थिक ये विश्लेषण किया, वोट का विश्लेषण, तो कुल मिलाकर 52 से लेकर के 67 के पहले तक का 35-40% से ज़्यादा वोट नहीं मिला, 42% से ज़्यादा वोट नहीं मिला। मैंने कहना यह कि आज़ादी के बाद भी जो है जनता कांग्रेस के पक्ष में नहीं थी, और क्यों नहीं थी वो आप समझ सकते हैं। जो आज की परिस्थिति सामने आई है पिछले 66 साल में, इसको समझना पड़ेगा। इसीलिए 67 में जब लोहिया ने किया तब मिनिमम प्रोग्राम पर समझौता किया, और दोनों को विश्लेषण किया कि भाई मैं तो बीच का आदमी हूँ। लेफ्टिस्ट मूवमेंट जो अर्थव्यवस्था की बात करता है और जो राष्ट्रीयता की बात करता है, भारत की अखंडता और की सवाल करता है, तो भारत कैसे विकसित हुआ, ये दोनों तीनों मिला करके 1967 का फार्मूला तय हुआ। और उसमें आप देखेंगे कि 9 राज्यों से सरकारें ख़त्म हो गई। मैंने और अगर लोहिया जिंदा होते, जो लोहिया को कहा जाता है कि जान, हम तो थे नहीं उस ज़माने में, हमारी उम्र भी नहीं थी, लेकिन कुल जो मैंने पढ़ने के बाद ये स्पष्ट था कि लोहिया का पूरा स्पष्ट था कि मैं अभी राज्य को हिलाया हूँ, अगला चुनाव में हम सेंट्रल से भी कांग्रेस को ख़त्म करें। क्यों ख़त्म करेंगे? क्योंकि जो पूरी अर्थव्यवस्था थी वो साम्राज्यवादी ताकतों के पक्ष में था, और वो पक्ष था दो कटघरों के बीच में था। एक तो था जो कम्युनिस्ट रूस, दूसरे तरफ अमेरिका की लॉबी थी। ये सारी बातें थी। जहाँ तक अभी जो नीतीश जी ने फैसला लिया है, मैं पहली बार, हम और रघुपति जी जब 2004 में असेंबली के प्रांगण में GTV ने डिस्कशन रखा था लालू और नीतीश के बीच में, मुझे जब मालूम हुआ तो हम लोग गए कि क्या डिस्कशन होता है, और जाने के बाद जो डिस्कशन हुआ, लेकिन जब वहाँ से हम रघुपति जब निकल रहे थे, काउंसिल के पोर्टिको के पास जब ये गाड़ी लेके देख लिया तो उन्होंने मोड़ा और कहा कि गाड़ी में बैठ जाओ और जो चाहो आप कर सकते हैं। लेकिन मुझे मालूम था कि ये बीजेपी के साथ समझौता करेंगे, तो मैंने कहा कि बीजेपी से अलग अगर आप बैठते हैं तो मैं चलने के लिए तैयार हूँ, वरना मैं आपके साथ नहीं हूँ, और मैं नहीं था। और पूरी विश्लेषण का जहाँ तक सवाल है, मैंने शेखर जी से और लोगों से मैंने कहा था ये स्थिति होगी। नीतीश में एक जो छिपी हुई राजनीति है, अगर उस छिपी हुई राजनीति को थोड़ा और विकसित करेंगे तो मुझे लगता है कि बिहार में जो धमकी दे रहे हैं
वह भी उसकी पार्टी से टूट के चला आएगा। महेंद्र जी, आप थोड़ा बताइए, बिहार फिर से उथल पुथल के दौर में जाएगा या फिर एक नई अच्छी शुरुआत मानेंगे? पूरे देश की राजनीति के सिलसिले में देखेंगे तो जो पूरे देश की राजनीति की परिस्थिति थी और बिहार में जो 7 साल 8 साल के गठबंधन की सरकार जिस ज़मीनी सच्चाई तक पहुंची थी, ऐसे में यह गठबंधन टूटने का मैं स्वागत करता हूं और नीतीश जी ने अच्छा कदम उठाया। पूरे देश में अगर हम लोग मूल्यांकन करें तो आज सांप्रदायिक फांसीवाद का उभार हो रहा था। हम लोग केवल सिर्फ सांप्रदायिकता रट लगा रहे हैं नीतीश जी। उनको सोचना चाहिए, वो नरेंद्र मोदी का उभार फांसीवादी ताकत का उभार है। इसलिए कि कोई भी फांसीवादी आप इतिहास को देखेंगे, वो हिटलर हो, मुसोलिनी हो, चाहे कोई भी जो उभार करता है तो पहला चीज़ करता है कि अपने साथ में जो उसका विरोध करता है उसका दमन करता है। नरेंद्र मोदी कितने लोगों अपने साथियों को, वो सिर्फ मुसलमानों के हत्यारे नहीं हैं, लोकतांत्रिक तरीके से उनके पार्टी में जो उनका विरोध किए हैं, या तो वो हाशिए पर गए हैं, नहीं तो उनकी हत्या हुई है। तो एक फांसीवादी तरीके से उभार उनका हो रहा था। तो एक सांप्रदायिक फांसीवादी उभार के राष्ट्रीय स्तर पर जब एक दौर था, उस समय नीतीश जी ने एक जो कदम उठाया है उसका मैं स्वागत करता हूं, क्योंकि इससे जो तीसरे मोर्चे और इस तरह के चीज़ें हैं उसको मदद मिलेगा और लोकतांत्रिक आंदोलनों को और लोकतांत्रिक जमात को एक स्पेस मिलेगा। क्योंकि फांसीवाद लोकतंत्र में चुन के ही आता है, वो इस तरह से एक पूरा उभार बनाता है, एक ऐसा माहौल बनाता है पूरे देश और दुनिया के लिए कि वो मतलब यही सब कुछ है। देश में राजनीति को देखेंगे तो कांग्रेस के जिस स्थिति पर नेतृत्व विहीनता है, जिस तरह कांग्रेस पार्टी में भ्रष्टाचार नरेंद्र मोदी के यहाँ भी है, वो अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते हैं तो उसने अपने यहाँ लोकायुक्त का स्थापना नहीं करी है। लोकायुक्त यहाँ बिहार में 1971 से है, आज तक वो उन्होंने लोकायुक्त की सरकार में थी नहीं किए हैं। और जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं, सारी संस्थाओं को आप गौर से देखेंगे तो उसको सांप्रदायिक और इस तरह से उस पूरे मशीनरी पर वो हावी हो जाते कि आने वाला जो समय था वहाँ लोकतंत्र की गुंजाइश नहीं बचती। और ये जो पूरा सिस्टम चल रहा था, उस सिस्टम में नरेंद्र मोदी पूरे देश के लोकतंत्र का गला घोटने का काम करते। एक ऐसे दौर में नीतीश ने स्वागत किया है। लेकिन दूसरे तरफ आप देखेंगे बिहार की ज़मीनी स्थिति, जो गठबंधन जहाँ तक पहुँचे थे वो आम जनता के सवालों को हल नहीं कर पा रहे थे। और आप महाराजगंज के उपचुनाव को देखेंगे, जब महाराजगंज का उपचुनाव हो रहा था तो भाजपा और खास करके मोदी का विरोध करने के चलते इनको भाजपा ने एक पूरी रणनीति के तहत हराया। उनके और असफलता तो थी, तो उन्होंने देखा कि हमारा मुस्लिम वोट बैंक है वो कोई करिश्माई नेतृत्व की तरह नहीं आ रहा है, जनता हमसे पिछड़ती जा रही है, कार्यकर्ताओं में जोश नहीं है। और ऐसी स्थिति बन रही थी कि उनको गठबंधन तोड़ने के लिए जल्दबाजी में जाना पड़ा कि अगर अब रुकते तो नीतीश जी का वहाँ से एकदम नुकसान था। तब भी मतलब इस समय तो जीतेंगे हारेंगे एक तो थोड़ा रिस्क है, लेकिन अगर गठबंधन में होते तो उनको बहुत बड़ा नुकसान होता, वो समझ गए थे। इसलिए एक मतलब मजबूत राजनीतिक और एक थी के तहत उन्होंने कदम उठाया है। और मैं उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं पालता हूँ कि बहुत कुछ कर लेंगे, लेकिन एक चीज़ है कि लोकतांत्रिक चीज़ों को एक स्पेस मिलेगा। और नीतीश जी से मैं चाहूँगा कि उनको जो जनपक्षी फैसले लेने चाहिए और अच्छा काम किया है, इसलिए कि जनता के सवालों को हल करना चाहिए। क्या एक बात कही जा रही है कि मुसलमानों का वोट खींचने के लिए कर रहा है, तो क्या मुसलमान लोग इस पर भरोसा करेंगे नीतीश पर, इस कदम का, पुराने भरोसेमंद साथी को ये करके? ये बात तो तय है कि नीतीश जी के अंदर एक डर है और वो डर सबसे बड़ा कारण है इसकी। वो डर यही था कि भाई कहीं जो मुस्लिम वोट बैंक जो है एक तरफ एकदम एनडीए के खिलाफ 2014 से ही शुरू ना हो जाए 2015 तक, तो उसमें हम भी लपेट आ जाएंगे। तो बेसिक जो न्यूक्लियस है इस पूरे ऑपरेशन का वो डर ही है जो उसके मन के अंदर था। अब उस डर के बेसिस पे उन्होंने अपना एनालिसिस किया कि इस डर को दूर करने के लिए क्या एक्शन लेगा। तो उनके एनालिसिस में निकला हुआ कि हम बीजेपी से अलग हो जाए और इसका उनको फ़ायदा नहीं मिलेगा ऐसा तो नहीं है, क्योंकि उनका जो सबसे बड़ा ऑप्शन है बिहार के अंदर वो लालू ही जी है और लालू जी को लोग नहीं पसंद कर रहे हैं क्योंकि गवर्नेंस ऐसी थी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसकी आड़ के पीछे लालू मुलायम जो सो कॉल्ड सेकुलर फोर्सेस है वो हिंदू कम्युनलिज्म के तो खिलाफ हैं, लेकिन मुस्लिम कम्युनलिज्म पर चुप रहते हैं। लेकिन कम्युनिस्ट लोग ऐसा है कि दोनों कम्युनलिज्म से समान दूरी बनाता, इसीलिए मुस्लिम कम्युनल फोर्सेस कम्युनिस्टों को उतना लाइक नहीं करता है, इन फोर्सेस को लाइक करता है। करेक्ट। लालू को कभी नहीं देखिएगा कि फंडामेंटलिस्ट मुस्लिम पर सवाल करेगा, कभी नहीं तालिबान के खिलाफ बोलेगा, कहीं ऐसा तो नहीं। देखिए
लालू और नीतीश स्पेसिफिकली, मुलायम सिंह अगर आप नाम ले रहे हैं, मायावती, तो ये लोग तो सोशलिस्ट कम और अपना राजनीतिक सत्ता के भोग करने के हिसाब से ज़्यादा राजनीतिक। मुसलमान भरोसा करेगा इस पर, और अगर भरोसा नहीं करेगा तो कहीं एक मैसेज तो देश में नहीं चला जाएगा कि देखिए सेकुलरिज्म को लेकर स्टैंड लिया लेकिन मुसलमानों ने बिट्रे किया। तो ऐसा नहीं कि हमेशा के लिए सेकुलरिज्म का फोर्स के लिए ये दिक्कत हो जाए। उन पहला जहाँ उन्होंने छोड़ा उन चीज़ों को लेते हुए गवर्नेंस पे 3 एक तो आज जो जदयू का फैसला है शायद न सिर्फ बिहार की पॉलिटिक्स के लिए बल्कि नेशनल पॉलिटिक्स के लिए भी एक माइलस्टोन बन सकता है। पहली चीज़ तो ये। दूसरी, मैं नहीं मानता हूँ कि ये फैसले के पीछे सिर्फ नीतीश कुमार नहीं, इस फैसले को नीतीश कुमार को फैसले को लेने के लिए जो ताकत मिली उसके पीछे शरद यादव को भी क्रेडिट देना चाहिए। और मैं मानता हूँ कि जो सोशलिस्टों का कैरेक्टर है या क्लेम भी करते हैं कि लोहिया के स्कूल में, तो शायद उस एनालिसिस में जो शरद जी, नीतीश जी या जो हों उनका एनालिसिस ये रहा होगा, तो शायद आज डिस्कशन में नहीं आता है, मीडिया में आता है कि क्यों वो एनडीए के पास, क्या सिर्फ सत्ता भोग की आकांक्षा थी या जिस स्कूल के पॉलिटिक्स के ये स्पोक्समैन हैं लोहिया, उसका कोई कंपल्सन। मुझे लगता है कि जब एनडीए के अलायंस का फॉर्मेशन उस टाइम में जॉर्ज जी थे, इन लोगों को ये लगा कि हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स जिस हेटेड लाइन पर बीजेपी आरएसएस को ले जाना था, जिस हिंदुस्तान का कंपोजिट कल्चर स्टार्ट होगा, तो इनसे हाथ मिला करके इनको कंट्रोल हम कर सकते। तो एक चेक बैलेंस का भी काम किया, क्योंकि एनडीए का जो कंसेंसस जिस पर था एनडीए कि कॉमन सिविल कोड का इशू नहीं उठाएंगे, आर्टिकल 370 हम नहीं उठाएंगे, बाबरी मस्जिद में स्ट्रक्चर का क्या होगा राम मंदिर बनवाने के बाद नहीं करेंगे। तो शायद अगर एनडीए में रह करके बीजेपी को उन्होंने कंट्रोल, तो और ये रहते हुए का वो करते हुए नीतीश कुमार को अगर देखेंगे तो नीतीश कुमार के पॉलिटिक्स का पोस्ट 90 3 फेज बनता है और तीनों फेज के कंटेक्स्ट में आज का उनका डिसीजन। एक तो कि वो 90 में वीपी सिंह के मिनिस्ट्री में जब आते हैं एग्रीकल्चर स्टेट मिनिस्टर, फिर एनडीए में क्या बोलते हैं रेलवे मिनिस्टर, तो वो फेज रहा है उनका चीज़ों को असेस करने का, एक अपने फ्यूचर तक। सेकंड फेज आता है उनका जो बिहार में वो चीफ मिनिस्टर, और बिहार में चीफ मिनिस्टर का जो उनका टेन्योर रहा, तो एक डेवलपमेंट पॉलिटिक्स या कहीं कि सो कॉल्ड डेवलपमेंट पॉलिटिक्स जो लोगों को पसंद आए। इससे मैं मानता हूँ कि उस डेवलपमेंट, बिहार के डेवलपमेंट को लेकर नीतीश कुमार का जो ड्रीम है, बिहार की सड़कें कैसे होंगी, बिहार के स्कूल कैसे होंगे, बिहार की नदियाँ कैसे होंगी, बिहार के किसान कैसे होंगे, एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में उस पर डिबेट होता है। मैं भी उनको दिन से मैं एग्री नहीं करता, लेकिन बिहार के समाज को उन्होंने एक सपना दिया और उस पर कुछ चीज़ें उन्होंने करके देखा। तो ये करते हुए क्या बोलते हैं, फिर उनके एम्बिशन में एक आए कि शायद सारे चीज़ों को हम जोड़ के देखें तो हम एक बैकवर्ड स्टेट्स के इमर्जिंग नेशनल लीडर के रूप में हम एस्टेब्लिश हो सकते हैं। तो इस कंपल्सन में क्या बोलते हैं, इन्होंने इस अलायंस को बनाते हैं। ये दूसरी चीज़ के जो
इमीडिएट रीजन बने अलायंस को तोड़ने का। तो उनको लगा कि क्या बोलते हैं, हमारा जो गुडविल है अगर इस अलायंस को हम तोड़ते हैं और तो शायद एक नया फॉर्मेशन बना करके हिंदुस्तान के पॉलिटिक्स को हम जारी कर सकते हैं। और देखिएगा कि पिछले 3 दिनों के अंदर जब ये होगा कि अलायंस टूटना ही टूटना है, तो नीतीश जी नहीं तो शरद जी का जो डायलॉग लेफ्ट पार्टियों से हुआ, चाहे AB वर्धन हो, सीताराम येचुरी हो, प्रकाश करात, तो ये लोग को लग रहा है कि हम फिर एक बार से कांग्रेस के हेजीमोनी को हम एक ब्रेक कर सकते हैं और एक नए अल्टरनेटिव के साथ हो सकता है कि उस अल्टरनेटिव का नाम कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह से अगर देखा जाए क्या बोलते हैं, लेफ्ट एंड सोशलिस्ट ब्लॉक में करके कांग्रेस के हेजीमोनी तोड़ सकते हैं। हाँ, इसकी पॉसिबिलिटी। तो बिहार या यूपी इतना कास्ट डिवाइडेड सोसाइटी है, कास्ट कंट्राडिक्शन ज़्यादा बड़ा है कम्युनल कंट्राडिक्शन से, तो आपको लगता है सफल हो पाएगा? दूसरी बात इसमें ये, बीजेपी छोड़ दे नीतीश कुमार, क्या भीतर में उसके भीतर एक लोग कहते हैं कि हल्का सा जो कांग्रेसीकरण हुआ है, तो वो कांग्रेसीकरण क्या ये मोदी को का रास्ता को इतना निष्कंटक रहने देगी? आप देख लीजिए कि गोवा समिट में उसके बड़े लीडर्स नहीं गए। आडवाणी का विद्रोह देखिए, जसवंत सिंह, यशवंत सिन्हा, सुषमा स्वराज, रविशंकर प्रसाद, जितने गैलेक्सी ऑफ लीडर्स हैं, किसी की वो पसंद नहीं है। तो क्या चीज़ है कि सब को ध्वस्त करते हुए, सब पर चाकू चलाते हुए भी नरेंद्र मोदी को ये करती है? देखिए, जो गैलेक्सी ऑफ लीडर नहीं सर, गैलेक्सी ऑफ गिल्टी पर्सन्स थे। अच्छा, ये गैलेक्सी ऑफ गिल्टी कोहेरेंट था, कॉम्बिनेशन था। इनको ये लग गया था कि अब यहाँ कुछ चलने वाला है नहीं, और जितने लोग थे वो सब मार्जिनलाइज हो गए। जब आडवाणी ही 3 दिन के बाद मान गए तो उनके नाखुशी का आप इम्पैक्ट समझ सकते हैं कि बीजेपी में क्या है। और कास्ट पॉलिटिक्स और ये सब बात तब होता है जब नॉर्मल पोल होता है। ये नॉर्मल पोल 2014 का नहीं होने जा रहा, ये एक लहर चलती है। अब इंदिरा गांधी के मौत के बाद राजीव गांधी जिस लेकर के जितना वोट लेकर, उसमें कोई कास्ट पॉलिटिक्स नहीं था। शायद आज का जो मोमेंटम है, पॉलिटिकल मोमेंटम, वो नरेंद्र मोदी के पक्ष में आप अमूमन पक्ष में लेके जाएं, लोगों से, जनरल लोगों से बात करें। लाख समाजवाद के लोग और साम्यवाद के लोग बोलते रहें कि ये ठीक नहीं है, उग्र हिंदुत्ववाद है, लेकिन शायद लोग मेजॉरिटी सेक्शन ऑफ जो वोटर्स हैं वो एक माहौल बन रहा, और इस माहौल को, इस पल्स को, पॉलिटिकल पल्स को बीजेपी के नेता और जो उनके पैट्रोनेज हैं RSS के लोग इसको समझ पाए, और शायद उनको लगता है कि गैम्बल है, इसको खेल के देखें। उनके पास कोई उपाय भी नहीं है। बीजेपी में शायद मोदी के अलावा इस तरह का कोई कद्दावर नेता भी नहीं है जो अपने बल पर 150 सीट भी अगर कह रहे हैं शेखर दल लाने के लिए, तो दूसरा कोई लीडर नहीं है जो ला पाए। तो उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में श्रीकांत भैया आपसे ये है कि लालू यादव ने अटल बिहारी आडवाणी का रथ रोका और वो सेकुलर आइकॉन बना। अब नए हिंदुत्व का नायक आडवाणी से मोदी हो गए, तो क्या बिहार एक नया सेकुलर आइकॉन फिर पैदा कर रहा है लालू के बाद? लालू पुराना पड़ चुका, थक गया, उसमें वो आधार नहीं रही। तो क्या आडवाणी के दौर का सेकुलर नायक लालू और मोदी के दौर का सेकुलर नायक नीतीश है? हमारा कहना है इस सवाल पर कि समय होता है और समय के नायक होते हैं। आप हिस्ट्री में देख लीजिए, बिना टाइम फैक्टर का नायक कोई पैदा नहीं होता। और वही बात है, आडवाणी को गिरफ्तार उन्होंने किया था, वो एक समय था जब उस समय गिरफ्तार किया था आडवाणी को बिहार में, जब नीतीश कुमार भी उस पार्टी में थे। और आप जो नहीं जानते हैं वो मैं कहना चाहता हूँ, यह एक चिट्ठी है जो नीतीश कुमार ने उस पीरियड में लिखी थी। तो इस मसले पर भी उन्होंने कहा था कि वो काम हमारा टीम वर्क था, ठीक है ना। अब जहाँ तक परिस्थितियों का सवाल है, उनको उस पीरियड में लालू के खिलाफ लड़ना था, एक मोर्चा बनाना था। और समाजवादी लोग 67 से ही हम लोग बिहार में देखते हैं कि एक जनसंघ से लेकर भाजपा तक से मोर्चा बनाते रहते हैं। तो आज का जो नई परिस्थिति है उसमें आप देखते हैं कि जब आडवाणी जैसे लोग उस पार्टी में आइसोलेशन महसूस करते हैं और बहुत सारे लोग बीमार पड़ जाते हैं, तो वैसी स्थिति में किसी स्टेट के चीफ मिनिस्टर, किसी स्टेट के क्षेत्रीय नेता की क्या वक़्त होगी आप समझ सकते हैं। तो वैसी स्थिति आने के पहले
इनका लकीर खींचना, यह बताना है कि देखिए किन्हीं विपरीत परिस्थितियों में हम एक खड़े हैं, बात यहाँ है। और रही बात जो अभी अमरनाथ जी ने कही है कि एक लहर है, स्वाभाविक तौर पे कुछ भी नया होता है किसी पार्टी में, खास करके कांग्रेस और बीजेपी में जब लड़ाई ऊपर दिख रही है, तो भारत भाई छोटा मोटा देश नहीं है। आप देख रहे हैं कि बंगाल से लेके यूपी, बिहार और उड़ीसा तक बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियां कहाँ हैं मेन स्ट्रीम के राज्यों में। तो दक्षिण में भी देख लीजिए। तब सवाल है कि भाई अब कोई नायक लेके आएगा, इसीलिए लेके आएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें प्राप्त करें लोकसभा में। तो वो पॉलिटिक्स अपनी जगह पर है, लेकिन नीतीश कुमार ने जो किया है वो ज़रूर एक मैसेज है सोसाइटी के लिए, देश के लिए, स्टेट के लिए। जल्दी से बस एक सवाल खाली सब लोगों से, हाँ या ना में, बल्कि ज़्यादा उस सवाल में है गालिब चाह से कि आडवाणी का रथ रोकना ज़्यादा बड़ा यह है या इनका अश्वमेध रथ प्रधानमंत्री का रोकना नीतीश का ज़्यादा बड़ा सेकुलर पॉलिटिक्स के बड़ा कौन? परिस्थिति ज़्यादा इम्पोर्टेंट। अभी इस परिस्थिति में आपको कौन लग रहा? अच्छा हुआ कि आपने शुरू में मलवाला परिस्थिति को सब जिम्मेवार बना दिया। आपको क्या लगता है, आडवाणी का रथ रोकना ज़्यादा था कि मोदी का रथ रोकना ज़्यादा बड़ा कदम है? अभी तक तो ये दिखता है कि लालू ने जो किया वो ज़्यादा बड़ी। आप शेखर दा? हमको तो लगता है कि लालू के पास उस समय सत्ता थी और सत्ता को ज़्यादा मजबूत करने के लिए जिन शक्तियों की ज़रूरत थी उसे विश्वास में लेने के लिए वो जो कदम उठाए थे उसमें खतरा कहीं नहीं था लालू पर, हीरो बन जाने वाला था। ये खतरा उठा करके इन्होंने किया है, इसलिए ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये लालू से ज़्यादा बड़ा हीरो है। ज़्यादा बड़ा कदम आपके हिसाब से कौन है? दोनों अपने जगह पर अलग अलग है। ठीक है, आपसे ये पूछना चाहिए, ये कह रहे थे कि नीतीश ने ज़्यादा रिस्क लिया, लेकिन लालू ने तो पूरे केंद्र सरकार को रिस्क ले लिया। मैं कह रहा हूँ कि 1 सेंटीमीटर लालू का कदम बढ़ा था, इसलिए कि उस समय समाज जलने की स्थिति में जा रहा था, उग्र हिंदुत्ववाद था, हिंदू मुस्लिम राइट की पूरी संभावना थी रोकने के बाद से। वो जितना बड़ा जोखिम था एक सत्ता बचाना और लोगों को बचाना, और उसको सत्ता नहीं रोकता तो मुलायम की तरफ फिर भी सत्ता में आ जाता, क्योंकि उसके सेकुलरिज्म पर रोकने से सेकुलरिज्म नहीं हो गया, वो खाली रथ रोकने से थोड़ा सा उसका कद भले बड़ा हो। आज जो है वो समाज जलने की स्थिति में नहीं है, आज सत्ता का ट्रांसफर होना है, इसलिए मैं मानता हूँ कि वो बड़ा कदम था। लालू बड़ा नेता मानते हैं या नीतीश को बड़ा नेता मानते हैं? नीतीश बस आ रहे हैं हम लोग।